एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। आइए बात करते हैं हम लोग आज फिर आगे लेसन के बारे में। 10वीं क्लास के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं और 10वीं क्लास में आज बड़ा इंटरेस्टेड टॉपिक की बात करने वाले हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, वायुमंडलीय अपवर्तन की बात करेंगे। और आज की बात का अंदाज ही अलग होगा, आज की बात का अंदाज ही अलग होगा, आज की बात को सुनने का अंदाज अलग होगा। आप ऐसा जानो, आप ऐसा एटीट्यूड रखो। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, सबसे पहले एक बात का और ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि काम की कुशलता, चाहे वो बोलने की हो या पढ़ने की हो, समझने की हो, लिखने की हो, कोई भी काम की कुशलता जिस पर निर्भर करती है, बहुत सारे घटकों पर निर्भर करती है। वैसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन उन सब में से जो सबसे ऊपर रहने वाला सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, पता है क्या है? उत्साह। एक उत्साह होना चाहिए और उत्साहित व्यक्ति ही विजेता बनता है। काम करने का उत्साह, चाहे वो जो भी काम करे, इसलिए सभी उत्साहित हो जाइए। और आइए हम लोग वायुमंडलीय अपवर्तन की बात करते हैं, साइंटिफिक कॉन्सेप्ट उस पर थोड़ा सा विचार करते हैं कि वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है। नाम से तो क्लियर पता चल रहा है कि वायुमंडल द्वारा अपवर्तन होता है, उसको वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। वायुमंडल द्वारा अपवर्तन होता है, उसको वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। इस बात में और रिफ्रैक्शन का, अपवर्तन का जो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है, उस बात में थोड़ी सी असमानता, थोड़ा सा कंट्राडिक्शन जैसा कुछ फील होता है। क्योंकि रिफ्रैक्शन की जो बात है वो ये बात है कि रेज एक मीडियम से एन अदर मीडियम में पास करता है। कोई भी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से जब किसी एक दूसरे मीडियम में पास करता है तो वो बेंड हो जाता है, मुड़ जाती है किरण, अपने एक्चुअल पाथ से, अपने ओरिजिनल पाथ से डाइवर्ट हो जाती है। दैट मीन्स बेंड कर जाती है। उस फेनोमेना को रिफ्रैक्शन कहते हैं। हवा से कांच में आ रही है किरण, हवा से जल में आ रही है किरण, या कांच से जल में जा रही है किरण, या जल से कांच में जा रही है किरण, या अल्कोहल से तारपीन में जा रही है किरण, या किरोसिन से वाटर में जा रही है किरण। मीन्स एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से एक दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जब किरण पास करती है तब उसके वेलोसिटी में चेंजिंग होता है। क्योंकि हर एक मीडियम की डेंसिटी डिफरेंट है, ऑप्टिकल डेंसिटी जो उसका है वो उसका डिफरेंस है, और डेंसिटी डिफरेंस होने के कारण उसका वेलोसिटी चेंज कर जाता है, और वेलोसिटी चेंज हो जाने के कारण उसका पाथ चेंज कर जाता है। पाथ चेंज कर जाता है मीन्स किरण मुड़ जाती है, वो रे बेंड कर जाती है। क्योंकि पाथ बदल गया, रे ऑलवेज स्ट्रेट पाथ में, लीनियर पाथ में ट्रेवल करती है। प्रकाश किरण की प्रकृति है कि हमेशा सरल रेखा में वो पास करेगी, लेकिन वो सरल रेखा क्या होगी? अभी जिस पाथ से आ रही है उस पाथ से आगे नहीं जाकर थोड़ा बेंड करके ऐसे जाने लगी, लेफ्ट राइट अप डाउन, थोड़ा बेंड हो गई किरण। बेंड होने के बाद भी लीनियर पाथ है, क्योंकि ऑलवेज लीनियर पाथ रहता है। लेकिन बेंड जो हो गई है, मुड़ जो गई है, उस बेंडिंग ऑफ लाइट को, बेंडिंग फेनोमेना को रिफ्रैक्शन नाम दिया गया। मेरा कहने का मतलब ये है, हम यहाँ रिफ्रैक्शन की बात का एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं जो उसको आगे हम ढोके चलें। हम केवल थोड़ी सी ये बात शामिल कर रहे हैं इस एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में कि रिफ्रैक्शन तब होता है जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। When a ray of light passing through
टू डिफरेंट मीडियम of different density, then the ray of light is bent respect to its original path. That phenomena is called refraction of light. तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास करती है किरण, तब रिफ्रैक्शन होता है। ये बात स्पष्ट हुई। और यहाँ कह रहे हैं कि वायुमंडल द्वारा किरणें अपवर्तित होती हैं, जिसको वायुमंडलीय अपवर्तन कहा जाता है। और इस वायुमंडल में केवल हवा ही है। एटमॉस्फेयर का जो टॉप लेयर है, वहां से लेकर इस पृथ्वी अर्थ ग्राउंड, वहां तक हवा ही है केवल, कोई बीच में दूसरा मीडियम नहीं। जबकि रिफ्रैक्शन एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट ट्रेवल करता है तब होता है। लेकिन यहाँ हवा से तो हवा में ही आ रही है, हवा से होते हुए हवा में आ रही है। तो जब हवा से होते हुए हवा में आ रही है, यहाँ माध्यम नहीं बदल रहा है, तो फिर रिफ्रैक्शन कैसा, किरणों के बेंड होने की बात कैसी? यहाँ तो सवाल नहीं उठता, क्योंकि माध्यम नहीं बदल रहा है। फिर भी इन सब के बावजूद भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन टर्म डिफाइन हुआ। यहाँ पर कॉमन सेंस ये लगाना है कि जरूर निश्चित ही ये हवा भिन्न भिन्न माध्यमों के रूप में बटी हुई है। ये हवा ही है भले, लेकिन फिर भी हवा की डेंसिटी अलग है। एक बात और समझने की है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में कहने का अभिप्राय क्या है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम कहने का जो मीनिंग है वो डेंसिटी में डिफरेंट। एक पूरा थिकनेस वाटर का ही है, लेकिन ऊपर का पानी गर्म है, नीचे का पानी ठंडा है, या नीचे का पानी गर्म है, ऊपर का पानी ठंडा है। अब नीचे का पानी गर्म है तो उसका डेंसिटी जरूर डिफर होगा कुछ, ऊपर का पानी ठंडा है, दोनों गर्म और ठंडा पानी में डेंसिटी में डिफरेंस होगा। और जब प्रकाश किरण ठंडे पानी से अंदर गर्म पानी में प्रवेश करेगी तो वहां एक पार्शियली डिफरेंस होगा डेंसिटी में। और जितना ही डिफरेंस होगा डेंसिटी में, उसी हिसाब से वेलोसिटी चेंज करेगा, और उसी हिसाब से पाथ चेंज करेगा, और उसी हिसाब से किरणें बेंड होंगी। थोड़ा सा ही बेंड हुई, हो सकता है जितनी किरण बेंड हुई है पता भी ना चले, लेकिन बेंड तो हुई ना, हमें पता चले या नहीं चले, हम उसको ऑब्जर्व कर सकें या नहीं कर सकें, लेकिन बेंड तो हो गई किरण। और किरण उतनी ही बेंड हो गई मीन्स रिफ्रैक्शन हो गया। तो यहाँ पानी ही है, पर टेम्परेचर डिफरेंट है, जिसकी वजह से डेंसिटी डिफरेंट है। यहाँ भी रिफ्रैक्शन हो गया, यहाँ भी माध्यम बदल गया। इसलिए स्टूडेंट्स, माध्यम बदलने का मतलब पदार्थ का ही बदल जाना नहीं, उस सबस्टांस का ही बदल जाना नहीं, उस ऑब्जेक्ट का ही बदल जाना नहीं, बल्कि सेम ऑब्जेक्ट में डेंसिटी भी बदल गया है, घनत्व भी बदल गया है, ऑब्जेक्ट सेम है, तब भी कहा जाएगा कि माध्यम बदल गया, तब भी कहा जाएगा माध्यम बदल गया। इसलिए पूरी हवा वायुमंडल की जितना थिकनेस लगभग 120 किलोमीटर, किसी किताब में 120 किलोमीटर, किसी में 150 किलोमीटर, तो किसी में 170 किलोमीटर तक का भी एक्सप्लेन हुआ है ये थिकनेस ऑफ एटमॉस्फेयर। और इतना थिकनेस, एक अप्रोक्सीमेट थिकनेस मान के चल रहे हैं, तो पूरा 150 मीटर, 150 किलोमीटर, नॉट मीटर स्टूडेंट्स, नॉट मीटर। हम यहाँ मीटर में नहीं कह रहे हैं, किलोमीटर में कह रहे हैं। मीटर यदि बात निकल गई, दैट इज ए मिस्टेक। तो हम यहाँ किलोमीटर, एवरेज थिकनेस किलोमीटर की बात कर रहे हैं। तो 150 किलोमीटर पूरा थिकनेस में एक जैसी हवा नहीं है। क्यों एक जैसी हवा नहीं है? मीन्स डेंसिटी एक जैसी नहीं है। डेंसिटी क्यों एक जैसी नहीं है? क्योंकि टेम्परेचर एक जैसा नहीं है। टेम्परेचर डिफरेंस होता है,
टेम्परेचर चेंज करता है तो डेंसिटी भी चेंज कर जाती है, और डेंसिटी चेंज कर जाती है तो उसका वेलोसिटी जो लाइट का है वो चेंज कर जाता है। वेलोसिटी चेंज कर जाता है तो पाथ चेंज कर जाता है, और ये चेंजिंग जितना ही है बहुत कम, तो ये सब कुछ बहुत कम होगा। चेंजिंग बहुत ज़्यादा तो सब कुछ बहुत ज़्यादा होगा। अब देखो, हवा से किरण ग्लास में इंटर करती है तो हवा का डेंसिटी और ग्लास के डेंसिटी में बहुत डिफरेंस है। बहुत डिफरेंस होने की वजह से किरण बेंड करती है, जो रिफ्रैक्ट होती है, जो वो बहुत ज़्यादा होती है। उसको डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन जहाँ डिफरेंस मामूली सा अंतर रखता हो, डेंसिटी मामूली सा अंतर रखता हो, वहां तो मामूली सा ही वेलोसिटी बदलेगा ना, और मामूली सा ही वेलोसिटी बदलेगा तो मामूली सा ही पाथ भी चेंज करेगा, और उस मामूली सा चेंजिंग को हो सकता है ऑब्जर्व नहीं कर सकें, देख नहीं सकें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम नहीं देख सकते तो चेंजिंग हुआ ही नहीं। अकॉर्डिंग टू रूल वो चेंजिंग हुआ है, पाथ में बेंड की है किरण, रिफ्रैक्शन हुआ है। वही हालात, वही बात, वही कहानी एटमॉस्फेयर के साथ है। नीचे की हवा का तापमान जो भूतल से सटी हुई हवा है, अर्थ ग्राउंड से सटी हुई हवा है, उसका टेम्परेचर ज्यादा होता है, लिहाजा डेंसिटी कम होता है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ते जाते हैं एटमॉस्फेयर में, ऊपर तक जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं टेम्परेचर घटता जाता है, और टेम्परेचर घटता जाता है तो लिहाजा डेंसिटी बढ़ते जाता है, डेंसिटी बढ़ते जाता है। और इस तरह से जो किरणें आ रही हैं, सूर्य की किरण जो वायुमंडल से होकर पृथ्वी तक पहुंच रही है, वो हवा के हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की ओर आ रही है। क्योंकि ऊपर का घनत्व ज्यादा होता है, सो सघन से विरल की ओर आ रही है। मतलब ज्यादा घनत्व वाली हवा का लेयर से कम घनत्व वाली हवा के लेयर में आ रहा है, और इस तरह से वो घनत्व में जो डिफरेंस है, ज्यादा से कम जो कह रहे हैं, वो जो घनत्व में डिफरेंस है वो बहुत कम है, मामूली है, जिसके कारण किरण अपने वास्तविक पथ से विचलित हो जाती है, मामूली डायवर्सन होता है, और फिर अपवर्तन होता है, चूंकि मुड़ना ही अपवर्तन कहा जाता है। और इस प्रकार से सूर्य की किरणें भूपृष्ठ तक पहुंचते पहुंचते कंटिन्यूअसली रिफ्रैक्ट होते जाती है, कंटिन्यूअसली उसका माध्यम, उसका घनत्व बदलते जाता है हवा का, और कंटिन्यूस वो रिफ्रैक्ट होते जा रही है। और इस तरह से वायुमंडल द्वारा प्रकाश का अपवर्तन होता है, क्योंकि वायुमंडल भिन्न भिन्न घनत्व वाली हवा के भिन्न भिन्न माध्यमों के रूप में है, जो सूर्य की किरण को या तारों की किरण को कंटिन्यू वो लगातार अपवर्तित करते जाती है, और फिर इस अपवर्तन की परिघटना को वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। आइए हम लोग शांति से बात करते हैं, कोई हड़बड़ाहट नहीं। ओके, सभी समझ रहे हैं? सभी समझिए, और बिल्कुल दिमाग को स्थिर रखिए। दौरा दौरी नहीं है, न बोलने में न समझने में, तो आराम आराम से समझिए, आराम आराम से सुनिए सभी, लेकिन माइंड को अलर्ट रखना है केवल। आइए, ये वायुमंडलीय अपवर्तन की जो बात हो रही है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन जो है, ये काउच है तारों के टिमटिमाने का। सवाल में लिखा हुआ है कि तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। क्यों तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं? सबसे पहले ये बात करनी है कि तारे पृथ्वी से बहुत दूर स्थित हैं, बहुत दूर स्थित हैं,
इसलिए एक सूक्ष्म प्रकाश स्रोत की भांति है, एक बिंदुनुमा प्रकाश स्रोत की भांति माने गए, और एक बिंदुनुमा प्रकाश स्रोत की भांति इसलिए तारों से निकलने वाली किरणें एक सिंगल रे के रूप में होती है। मीन्स स्टार्स आर इन वेरी फार डिस्टेंस, जितने भी तारे हैं वो बहुत दूर स्थित हैं, सो दैट आर कंसिडर्ड एज ये सोर्स ऑफ लाइट, ये स्मॉलेस्ट सोर्स ऑफ लाइट, ये टीनी सोर्स ऑफ लाइट, और उससे निकलने वाली किरणें एंड द इमर्जेंट रे फ्रॉम स्टार्स also considered like a single ray, और वो सिंगल रे आती है। अब दूसरी बात, ये फर्स्ट स्टेप में इतनी बात करनी है। दूसरे स्टेप में ये बात करनी है कि वो किरणें जो एक एकल किरण के रूप में होती हैं, वो जब वायुमंडल में प्रवेश करती हैं तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण हमारे नेत्र तक पहुंचते पहुंचते लगातार अपवर्तित होते जाती हैं, और लगातार अपवर्तित होते जाने के कारण हमें तारों की आभासी स्थिति दिखती है। तारे वर्चुअली दिखते हैं, अपने रियल पोजीशन में नहीं बल्कि आभासी स्थिति में कुछ ऊपर उठा हुआ दिखते हैं, क्योंकि जब अपवर्तन होता है ना, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं और देखने में जिन किरणों का योगदान है, जो किरणें मदद कर रही हैं, वो यदि रिफ्रैक्ट हो जा रही हैं तो कोई भी ऑब्जेक्ट रियली नहीं दिखता, वर्चुअली दिखता। आप एक बाल्टी में साफ पानी ले लीजिए, सिक्का डाल दीजिए उसमें, और सिक्का को आप देखिए तो क्या लगेगा, सबसे पहले जितनी गहराई उसकी रियली है उससे कुछ ऊपर उठा हुआ लगेगा, पहली बात। दूसरी बात, उसी का चपटा लगेगा, ज्यादा चपटा लगेगा। ये उसका वर्चुअल लुक है, जो अपवर्तन के कारण, चूंकि जो किरण हमारे नेत्र उस सिक्के को जोड़ रही है, वो किरण थोड़ी हवा में, थोड़ा पानी में, चूंकि हवा से जाकर पानी के अंदर प्रवेश करके उस सिक्के तक पहुंची, तो थोड़ा हवा में थोड़ा पानी में, जैसे ही हवा से पानी में गई मुड़ गई है, अपवर्तन हो गया है। अपवर्तन की वजह से वो कुछ ऊपर उठा हुआ दिख रहा है। एक सीधी छड़ को डुबाइए आप, कोई स्टिक, बिल्कुल स्टिक को डुबाइए, तो पानी के भीतर वो और पानी के ऊपर वो सीधा नहीं दिखेगा, लगेगा थोड़ी टेढ़ी है, बेंड कर गई है, मुड़ी भी छड़ी लगेगी। वो क्यों लगती है? अपवर्तन के कारण, क्योंकि जो किरण वहां तक पहुंच रही है, हवा से जाकर पानी में अंदर प्रवेश करके अंदर पानी में प्रवेश की तो मुड़ गई, अपवर्तन हो गया। अपवर्तन हो गया तो उसकी वजह से वो बेंड लग रही है, छड़ मुड़ी भी लग रही है। तो कहने का ये मेरा मतलब है कि जो किरणें रिफ्रैक्ट होकर के ऑब्जेक्ट और नेत्र के साथ जुड़ती हैं, उस केस में ऑब्जेक्ट वो रियली नहीं दिखता, वर्चुअली दिखता है, आभासी स्थिति में दिखता है। और इसी वजह के कारण हमें तारे जो दिख रहे हैं आभासी स्थिति में ऊपर उठा हुआ, वहां तक नहीं टिमटिमाता, ऊपर उठे हुए दिख रहे हैं, लेकिन दिख रहे हैं ऊपर तो दिख रहे हैं, टिमटिमाने का क्या सवाल, झिलमिलाने का क्या सवाल। बात वहीं खत्म नहीं होती, बात आगे तीसरे स्टेप में आते हैं। तीसरे स्टेप में इस बात का एक्सप्लेन करते हैं, आंसर 3 स्टेप में बेटा। पहला स्टेप में तारों को सूक्ष्म प्रकाश स्रोत के रूप में कंसिडर किया गया, चूंकि बहुत दूर है, और उससे निकलने वाली किरण सिंगल रे के रूप में। दूसरा स्टेप, वो किरणें जब वायुमंडल से होकर हम तक पहुंचती हैं तो हवा का जो भिन्न भिन्न घनत्व वाली हवा का जो भिन्न भिन्न माध्यम है,
उससे होके पहुंचती है, जिसकी वजह से अपवर्तित हो जाती है, और अपवर्तित हो जाती है इसकी वजह से तारे आभासी स्थिति में ऊपर उठे हुए दिखते हैं। ये दूसरा स्टेप। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हो रही। तीसरा स्टेप क्या कि वायुमंडल की जो भौगोलिक दशा है वो समय के सूक्ष्म अंतराल में भी बदल जाती है। समय के सूक्ष्म अंतराल में भी बदल जाती है, क्योंकि समय के सूक्ष्म अंतराल में टेम्परेचर बदल जा रहा है। वो अरे ड्यू टू रिलेटिव मोशन अर्थ और सन का, सूर्य का पोजीशन बदल जा रहा है। समय के सूक्ष्म अंतराल में भी सूक्ष्म परिवर्तन हो रहा है, जिसकी गणना नहीं हो सकती, बट हो रहा है ना। तो सूक्ष्म परिवर्तन जो हो रहा है, परिवर्तन हमें दिखाई देता है 1 घंटा में, 2 घंटा में। अभी 8 बजे कितना टेम्परेचर, 10 बजे कितना टेम्परेचर, वो 2 घंटे का चेंजिंग हम लोग फील करते हैं। लेकिन वो चेंजिंग तो 1 सेकेंड के 1000वें भाग में भी हुआ है, जिसको हम महसूस नहीं करते, जिसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन हुआ है। तो इस तरह से कहने का ये अभिप्राय है कि समय के सूक्ष्म अंतराल में भी वायुमंडल की भौगोलिक दशा, उसका तापमान, जो आर्द्रता, जो है प्रेशर, ये सब कुछ बदल रहा है। और ये सब कुछ बदलने के कारण डेंसिटी बदल रहा है। डेंसिटी बदलने के कारण उसका जो अपवर्तनांक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो बदल रहा है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदलने के कारण अपवर्तन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब अपवर्तन की माप, वो बदल रहा है। और फिर उसकी वजह से तारों की आभासी स्थिति बदल रही है। अब बदलकर दूसरी हो गई, दूसरे क्षण तीसरी हो गई, अगले क्षण कुछ और हो गई, अगले क्षण कुछ और हो गई। कहने का मेरा मतलब कि एक ही समय तारे भिन्न भिन्न आभासी स्थितियों में दिखते हैं, मीन्स झील मिलाते हुए दिखते हैं, नाचते हुए दिखते हैं, टिमटिमाते हुए दिखते हैं। और ये वजह वायुमंडलीय अपवर्तन, तारों के टिमटिमाने का। तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, क्यों? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। किस तरह वायुमंडलीय अपवर्तन वहां पर अप्लाई होता है, तो उसका एक्सप्लेनेशन था ये, और इन्हीं बातों को आप सबमिट करेंगे अपने आंसर में। ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते, एक सवाल। ये दोनों सवाल आपकी किताब में लिखा हुआ है। तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, क्यों? और ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते, ये दोनों लिखा हुआ है। तो ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते, इसका सीधा जवाब जो एक्सप्लेन, आंसर का जो एक्सप्लेन हुआ है हर जगह, हर बुक में, साइंटिफिक रीजन जो दिया गया वो ये दिया गया कि पृथ्वी से बहुत नजदीक हैं ग्रह, नजदीक है तो एक बृहद प्रकाश स्रोत की भांति है। उससे निकलने वाली किरणें एकल किरण की तरह नहीं है। सबसे पहले तो अपना लाइट होता ही नहीं है ग्रहों को, लेकिन जो रिफ्लेक्ट हो की किरण आती हैं, वो भी बृहद प्रकाश स्रोत की तरह माने जाने की वजह से वो एक सिंगल रे के रूप में नहीं होती, और लगभग वायुमंडल के शून्य अपवर्तनांक वाले माध्यमों से होके गुजरती हैं, जिसके कारण ग्रहों की आभासी स्थिति नहीं बनती। आभासी स्थिति बनती ही नहीं तो टिमटिमाने का क्या सवाल। और इस प्रकार तारे ग्रह टिमटिमाते हुए प्रतीत नहीं होते। बस 2 ही सेंटेंस में, 3 ही सेंटेंस में इसके आंसर को इंड किया गया, इतने एक्सप्लेन करके। और ये परीक्षा में 2 ही नंबर का सवाल रहता है, तारे के टिमटिमाने का भले ही 3 नंबर का हो। तो इस तरह से इतनी बात वायुमंडलीय अपवर्तन को लेकर के, इतनी बात है। थोड़ी सी एक और बात है वायुमंडलीय अपवर्तन को लेकर जो आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। पाठ्यक्रम में इतनी बात है, एक पूर्ण आंतरिक परावर्तन, कंप्लीट इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसके कारण मिरेज का, मरीचिका का दृश्य बनता है। क्रिटिकल एंगल भी थोड़ा यहाँ डिफाइन है। क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में एक रिलेशन को यहाँ एक्सप्लेन किया गया।
लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है। आज की बात इतने ही करते हैं। वायुमंडलीय अपवर्तन से क्या समझते हैं? तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, क्यों? ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते? इन सारे सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा इस बातचीत के दरमियान, और एक बार इसे आप सुनकर समझकर अपनी कॉपी में लिखेंगे, फिर पक्का हो जाएगा। आराम से सुनेंगे, उत्साहित होकर के सुनेंगे, और हमेशा हम ये प्रयास करेंगे हर एक दिन कुछ नया इनोवेशन, कुछ नई चीज को नए तरीके से आपके बीच लाने का। ये मेरी हमेशा कोशिश रहेगी। कोशिश में कितना कामयाब हो पाते हैं ये तो समय बताएगा। बस हम केवल कोशिश कर सकते हैं कि हर दिन एक नई चीज को नए तरीके से आपके बीच लावें। आइए अब नेक्स्ट टॉपिक डिस्पर्सन ऑफ लाइट को लेकर प्रिज्म के बारे में। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन होता है। श्वेत प्रकाश 7 वर्णों में बंटती हैं। उन वर्णों के तरंग दैर्घ्य को लेकर बात होगी, और उन वर्णों के क्लासिफिकेशन को लेकर के भी थोड़ी बात हुई है, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं उसकी भी बात हुई है। तो इन सब बातों को हम एक ही क्लास में समेटने की कोशिश करेंगे, और जितना बेहतर से बेहतर हो ऐसी कोशिश करेंगे। आइए आज इतनी बातों के साथ सबको धन्यवाद।